यह तारीख 15 जून दिन बुधवार बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर सुन रहे हैं आप। मैं हूं मोहम्मद शाहिद और मेरे साथ हैं अंजुम शर्मा। We have decided to field a common candidate who can truly serve as the custodian of the Constitution. राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्षी दल हुए एकजुट। जानेंगे मोदी सरकार के आगे कितनी बड़ी चुनौती बन सकता है विपक्ष। सक्सेसफुल तो बिल्कुल नहीं हो सकती है क्योंकि नंबर विपक्ष के साथ नहीं है और मोटे तौर पर इस समय भाजपा 48% वोट भाजपा के पास है। चर्चा करेंगे किस तरह का राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चाहती है बीजेपी। जो सवाल वगैरह कुछ नहीं पूछेंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जो प्राइम मिनिस्टर का जो मैंडेट है कॉन्स्टिट्यूशन में, बिल्कुल उसी पे जो फॉलो करते हैं वैसे वो प्रेसिडेंट कोट करते हैं। मिलवाएंगे गुल्लक और पंचायत जैसी वेब सीरीज की अदाकारा सुनीता राजवर से और होगी चर्चा भारत साउथ अफ्रीका मैच की भी। लेकिन सबसे पहले सुन लेते हैं देश दुनिया के पूरे दिन का हाल अंजुम शर्मा से। बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादास्पद टिप्पणी करने के लिए कांग्रेस नेता शेख हुसैन पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। शेख हुसैन ने राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ पर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के दौरान नागपुर में पीएम मोदी पर विवादास्पद टिप्पणी की थी। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि शेख हुसैन को माफी मांगनी चाहिए। वहीं शेख हुसैन ने कहा, मैंने तो ऐसा कोई एफआईआर होने वाली बात, ऐसी कोई दर्ज होना चाहिए, ऐसा कोई बात तो मैंने बोला नहीं। जो भी ये पार्टी के हित में, पार्टी लाइन के ऊपर मैंने भाषण दिया पूरा। और मैंने अब आखिरी की बात कौन से सेंटेंस को बोल रहे हैं तो मुहावरे के रूप में मैंने वो पेश किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार की अग्निपथ योजना की आलोचना की है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि भाजपा सरकार सेना भर्ती को अपनी प्रयोगशाला बना रही है। प्रियंका गांधी ने लिखा, सैनिकों की लंबी नौकरी सरकार को बोझ लग रही है। युवा कह रहे हैं कि ये 4 साला नियम छलावा है। हमारे पूर्व सैनिक भी इससे असहमत है। मंगलवार को नरेंद्र मोदी सरकार ने सेना में कम अवधि की नियुक्तियों को लेकर अग्निपथ योजना की घोषणा की है। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ का विरोध कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस के व्यवहार को लेकर बीजेपी की आलोचना की है। कांग्रेस के कार्यकर्ता नेशनल हेराल्ड मामले में लगातार तीसरे दिन राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ का विरोध कर रहे हैं। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं और नेताओं को हिरासत में लिया है। भारत सरकार ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को मंजूरी दे दी है। पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कैबिनेट ने यह फैसला किया। नीलामी जुलाई के अंत में होगी। सरकार का कहना है कि 5G की गति 4G से 10 गुना अधिक होगी और जल्दी ही ये सेवा शुरू कर दी जाएगी। खाद्य संकट से जूझ रहे श्रीलंका ने सरकारी कर्मचारियों को 1 दिन का अतिरिक्त अवकाश देने की घोषणा की है। ऐसा सरकार ने कर्मचारियों को खेती के प्रति उत्साहित करने के लिए किया है। श्रीलंका में करीब 10 लाख सरकारी कर्मचारी हैं। ब्रेक्जिट समझौते के तहत नॉर्दर्न आयरलैंड से जुड़े हिस्सों को एक तरफा रूप से खत्म करने की ब्रिटेन की योजनाओं पर यूरोपीय यूनियन ने ऐतराज जताया है। यूरोपीय आयोग ने ब्रिटेन के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू करने की बात कही है। सोमवार को ब्रिटेन ने 2020 के एक मसौदा को पेश किया जिसमें यूरोपीय संघ के साथ हुए व्यापार, कर और शासन व्यवस्था को खत्म करने की बात है। ब्रिटेन ने मंगलवार देर रात उस उड़ान को रद्द कर दिया जिससे शरणार्थियों को वापस रवांडा भेजा जाना था। इससे पहले मानवाधिकारों से संबंधित यूरोपीय अदालत ने हस्तक्षेप करते हुए कहा था कि इस योजना से खतरा पैदा हो सकता है। शरणार्थियों के वकीलों ने सरकार की सूची में शामिल प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्यर्पण पर रोक लगाने के लिए दलीलें पेश की हैं। बोरिस जॉनसन की सरकार भी अदालत के फैसले से पड़ने वाले परिणामों पर विचार कर रही है। और इजराइल, यूरोपीय संघ और मिस्र ने प्राकृतिक गैस के निर्यात के लिए एक अस्थायी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसका उद्देश्य रूसी गैस पर यूरोपीय संघ की निर्भरता को कम करना है। इजरायली गैस को मिस्र के संयंत्रों में भेजे जाने की उम्मीद है जहां से उसे उत्तर में यूरोप के बाजारों में भेजा जाएगा। नमस्कार, ये बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। इसे आप बीबीसी हिंदी के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर लाइव सुन रहे हैं। अभी आपने सुना आज पूरे दिन की बड़ी खबरें क्या रहीं। अब आगे जानेंगे एक पूरी खबर का विश्लेषण। आज तफसील से बात करेंगे देश के प्रथम नागरिक यानी राष्ट्रपति के चुनाव की। अंजुम, राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी हो गई है। 29 जून तक उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर पाएंगे। देश के 16वें राष्ट्रपति के लिए 18 जुलाई को मतदान होना है और जो अभी वर्तमान राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद,
उनका कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है और इससे पहले नए राष्ट्रपति के नाम की घोषणा होनी है। जी। तो दूसरी ओर विपक्ष का भी एक साझा उम्मीदवार है जो मैदान में उतर सकता है, लेकिन उसके नाम पर अभी एक राय नहीं बन पा रही है। लेकिन विपक्ष एकजुट हो गया है और विपक्ष लगातार कह रहा है कि हम एक साझा कैंडिडेट खड़ा करेंगे। विपक्ष के नेताओं में से एक सुधीर कुलकर्णी है, उन्होंने क्या कहा जरा सुन लेते हैं। In the forthcoming presidential election, which is being held in the year of the 75th anniversary of India's independence, we have decided to field a common candidate who can truly serve as the custodian of the Constitution and stop the Modi government from doing further damage to Indian democracy and India's social fabric. तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने अपने उम्मीदवार विपक्ष उतारने की फिराक में है और उधर दूसरी तरफ बीजेपी भी अभी घोषणा नहीं की है। इधर जितने चुनाव के लिए जो नेता लगातार मैदान में उतारने की बात हो रही है, उसमें से एक नेता शरद पवार की बात चल रही है कि विपक्ष उन्हें उतार सकता है और इसकी जो घोषणा है यूनानिमसली ये कहते हुए कि हमने सोचा है, ये ममता बनर्जी ने कहा। उन्होंने क्या कहा सुन लेते हैं। All the members of the meeting, they unanimously suggested Sharad Pawar's name. Unanimously. If Sharad Pawar is agreed is okay, but he said he is not interested, then the name should be come from the political parties. They will consult Sharad ji, consult with others, and then it will be decided. तो ये थी ममता बनर्जी। लेकिन ये है अंजुम के अभी नाम तय नहीं हो पाया। उधर कहा जा रहा है कि शरद पवार का नाम जो था वो इन्होंने प्रस्तावित किया, लेकिन वो खुद ही नहीं चाह रहे हैं कि चुनाव लड़े। इसके अलावा फारूक अब्दुल्ला के नाम की भी चर्चा है, लेकिन अभी तक कोई फाइनली नाम नहीं हो पा रहा है। लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प जो होता है अंजुम, वो एक चुनाव को लेकर होता है। ज़रा आप थोड़ा समझाएं कि राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से होता है। देखिए, उस तरह से नहीं होता है शाहिद, जैसे हम लोग जाके वोट डालाते हैं, हम लोग चुनते हैं विधायक और सांसद, और वो लोग चुनते हैं बाकी जैसे एमएलसी हो गए और राष्ट्रपति हो गए। जो ये पूरा है इसमें वोट नहीं होता है, इसमें वोट वैल्यू होती है, मत मूल्य होता है। अब इससे पहले ये जान लेते हैं कि जितने भी सभी मेंबर्स इसमें वोट नहीं देते हैं, जो केवल इलेक्टेड होते हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा, इस वही वोट दे सकते हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि क्यों केवल चुने हुए लोग ही देते हैं, जो नॉमिनेटेड होते हैं वो क्यों नहीं देते हैं। तो आपको पता होगा कि जो नॉमिनेट होते हैं वो राष्ट्रपति ही उन्हें नॉमिनेट करता है। तो जो आपको नॉमिनेट करता है आप उसको वोट कैसे दे सकते हैं, तो ये एक खाका है। लेकिन इसमें वैल्यू की भी बात होती है, वोट वैल्यू होती है हर किसी की, एक लोकसभा सांसद की भी, एक एमएलसी की भी, एक एमएलए की भी। तो जो वोट वैल्यू होती है वो डिसाइड होती है कि आप जिस राज्य की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो आपका डिसाइड कर दीजिए। मान लीजिए आप और मैं, हम दोनों एक विधायक हैं, तो क्या होगा कि और हम 10 लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो जो उस राज्य की संख्या होगी, मान लीजिए 10 है, 10 को हम दोनों से विभाजित कर दिया जाएगा 10/2 और उसको फिर आगे विभाजित कर दिया जाएगा 1000 से। जो मतमूल्य निकल कर आएगा वो होगा मतमूल्य कहलाता है। तो आप देखेंगे भारत में अलग अलग जनसंख्या चूंकि है राज्यों की, तो अलग अलग मतमूल्य भी है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो पूर्वोत्तर भारत है उसके राज्य का की मत वैल्यू अलग होगी और जो उत्तर भारत है उसके राज्यों के विधायक की मत वैल्यू अलग होगी, बिल्कुल अलग होगी। अगर आप एक एमएलए के वोट वैल्यू की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, और अगर आप अरुणाचल की तरफ जाएंगे, नागालैंड की तरफ जाएंगे तो वहां कम है क्योंकि वहां की जनसंख्या कम है। तो अंजुम, जो आज बैठक थी ना, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो पश्चिम बंगाल की उन्होंने जो बैठक की उसकी अध्यक्षता जो है वो एनसीपी प्रमुख शरद पवार ही कर रहे थे, और बैठक में सपा प्रमुख अखिलेश यादव, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती भी मौजूद थी। लेकिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की पार्टी और टीआरएस का कोई नेता नहीं था, ना खुद केसीआर थे, वाईएसआर कांग्रेस भी नहीं थी और आम आदमी पार्टी का भी कोई नेता नहीं था। जो एक माना जाता है कि एक साझा अगर विपक्ष का उम्मीदवार हो तो ये विपक्षी पार्टियां भी हों, क्योंकि एक तेलंगाना की और एक आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ है। तो अब ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस के कारण इन लोगों ने बैठक का बॉयकॉट किया था। तो मैंने वरिष्ठ पत्रकार अदिति फडणवीस से बात की और उनसे पूछा कि वो विपक्ष की इस मुहिम को किस तरह से देखती हैं। देखिए, पहली बात तो विपक्ष कौन है और क्या है, इसी पर मेरे ख्याल से सहमति नहीं है। विपक्ष किसके खिलाफ है, किसके साथ है, केवल इस आधार पे कि विपक्ष
सत्तारूढ़ पार्टी का हिस्सा नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो विपक्ष है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जो बात खड़गे साहब ने कांग्रेस के लिए कही, कांग्रेस का मत उन्होंने रखा और उन्होंने कहा कि हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। इसमें भी कोई शक नहीं है कि कांग्रेस कई पार्टियों के खिलाफ जो उस कमरे में थे उनके खिलाफ खड़ी हुई है असेंबली चुनाव में, लेकिन वो सब चीजें अपनी जगह है। जो हमारे सामने साझा चुनौतियां हैं उनसे लड़ने के लिए हम लोगों को एक होना पड़ेगा और ये सब चीजें गौण हो जाती हैं उस परिस्थिति में। इसको आप किस तरीके से देखती हैं कि ये विपक्ष की जो एक मुहिम है ये कितनी सक्सेस हो सकती है? नहीं, सक्सेसफुल तो बिल्कुल नहीं हो सकती है क्योंकि नंबर विपक्ष के साथ नहीं है। मोटे तौर पर इस समय भाजपा 48% वोट भाजपा के पास है, लेकिन 48 का मतलब 51 नहीं होता है और आपको 51% वोट चाहिए। तो वो जो डेफिसिट है, वो जो कमी है, वो मेरे ख्याल से जो लोग अपने आप को भाजपा का हिस्सा नहीं मानते हैं लेकिन भाजपा का समर्थन करते हैं, उन लोगों से आएगा। भाजपा भी यही सोच रही है कि कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो कि हमारे साथ नहीं है, हमारी भी आलोचना करती हैं, लेकिन कांग्रेस और बाकी ऑपोजिशन के साथ बिल्कुल जा ही नहीं सकती। इसमें वाईएसआर कांग्रेस एक है, टीआरएस तेलंगाना राष्ट्र समिति एक है, और भी पूर्वोत्तर राज्यों में सिक्किम क्रांतिकारी परिषद, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा जो कि सत्ता में है, वो एक है। वो इसलिए नहीं जा सकती है क्योंकि वो तृणमूल को बिल्कुल तवज्जो नहीं देना चाहती है। यही केस है नेशनल पीपल्स पार्टी का, जो मेघालय में सत्तारूढ़ है और कोनराड सांगमा उसके मुख्यमंत्री हैं। उनका सबसे बड़ा चैलेंजर तृणमूल कांग्रेस है। तो जो आपसी एक तरह से कॉन्ट्रडिक्शन है विपक्ष में, वो मुखर होके आएंगे और भाजपा यही गोटी खेल रही है। चूंकि आंतरिक मतभेद हैं विपक्ष में, तो ये लोग कभी एकजुट नहीं हो सकते हैं। इस तरीके की जो हर चुनाव में कुछ विपक्षी दल उठकर आते हैं और एक अपना कैंडिडेट घोषित करते हैं, जबकि वो जानते हैं कि वो इसमें सक्सेस नहीं हो पाएंगे और उनके पास इतना मत नहीं है, लेकिन इसका उद्देश्य उनके पीछे क्या होता है? वो क्या सोच के अपना एक कैंडिडेट घोषित करते हैं? कैंडिडेट खड़ा करना तो बहुत जरूरी है क्योंकि विपक्ष को एक तरह से अपनी अस्मिता जाहिर करनी होती है, अपनी आइडेंटिटी को कायम रखना होता है। तो विपक्ष ये कभी नहीं मानेगा कि हम जो सत्तारूढ़ पक्ष का कैंडिडेट है उसको अपना वोट दे दें। ये तो होता नहीं है। इमरजेंसी के दौरान, इमरजेंसी के बाद विपक्ष का कैंडिडेट, हालांकि विपक्ष के पास उतने वोट नहीं थे, लेकिन विपक्ष का कैंडिडेट ही जीता था राष्ट्रपति के चुनाव में। और ये एक बहुत भारी एक इवेंट था इमरजेंसी 1977 में, और जो कि एक तरह से विपक्ष को यूनाइट करने में, एकमत करने में साबित हुआ था। तो आने वाले समय में जैसे जैसे चुनौतियां बढ़ रही हैं और जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है, जैसे जैसे चुनौतियां बढ़ रही हैं, विपक्ष को लग रहा है कि हमें अपने आप को थोड़ी सी समझ और थोड़ा सा विवेक इस्तेमाल करके एकजुट करना पड़ेगा, और ये मेरे ख्याल से उस प्रक्रिया में पहला कदम है। ये थी वरिष्ठ पत्रकार अदिति फडणीस, जो बता रही थी कि विपक्ष की ये पहल कितनी सफल होगी। शायद आपको पता होगा कि जो अभी राज्यसभा चुनाव हुए थे उसके परिणाम आए हैं, उसके बाद जो है समीकरण थोड़े से बदले हैं। भाजपा जो 50% से एक, मतलब यानी कि आपको 50% से अधिक वोट चाहिए अपना राष्ट्रपति आगे ले जाने के लिए, उससे थोड़ी सी दूरी पर है थोड़ा सा। तो ये जो समीकरण बदले हैं, इसका फायदा होगा या नुकसान, यही इस बात की हम चर्चा कर रहे हैं और सब जगह यही चर्चा हो रही है कि क्या होगा। तो बीजेपी आखिर किस तरह का राष्ट्रपति चाहती है? आप जानते हैं कि दो जब पावरफुल आदमी होते हैं उनके बीच में टसल कहीं ना कहीं होता रहता है। तो आदमी चाहता है कि सामने वाला केवल हमारी बात सुने, वो हमसे क्वेश्चन ना करे। तो क्या बीजेपी ऐसा ही राष्ट्रपति चाहती है? यही बात मैंने पूछी वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक राधिका रामाशेषन से। एक तो वेंकैया नायडू का नाम तो वैसे भी है, लेकिन वो होंगे ना होंगे इस पे बड़ी सवाल है। और नामों में अगर आप गवर्नर की लिस्ट भी जांच कर लें तो वहां भी कुछ ऐसे नाम जैसे आनंदीबेन पटेल का निकलता है, या पार्टी के अंदर से जैसे कोविंद साहब तो क्या पार्टी के स्पोक्स पर्सन थे, स्पोक्स पर्सन प्रवक्ता से जिनका नाम निकल के आया। तो हो सकता है पार्टी के अंदर से ही कोई वरिष्ठ नेता को मौका दें बीजेपी।
तो अभी नाम पे स्पेकुलेट करना भी उचित नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी और खासकर मोदी जी के जमाने में जो है वो हम जो सोचते हैं वो उसी के विपरीत होता है। जब पावरफुल पार्टी होती है या फिर एक पावरफुल प्राइम मिनिस्टर का फेस होता है, वो किस तरीके का राष्ट्रपति चाहता है, जो केवल रबर स्टैंप हो या फिर इंटरवीन भी कर सके? मोदी जी के कार्यकाल में अभी तक थोड़े साल तो प्रणब मुखर्जी ही रहे राष्ट्रपति, जो कंटिन्यूड राष्ट्रपति थे, और रामनाथ कोविंद जी जो है उनके कार्यकाल में कंट्रोवर्सी की झलक भी नहीं आई। जो सरकार चाहती थी बिल्कुल वैसे ही हुआ है कोविंद जी के कार्यकाल में। देखिए, जहाँ तक प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की क्लैश है तो सबसे महत्वपूर्ण तो राजीव गांधी और जैल सिंह के बीच में थी। राजीव गांधी भी ऐसे आप कह सकते हैं ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिनको एक ओवरवेलमिंग मेजोरिटी, मोदी जी से ज्यादा नंबर्स उन्होंने प्राप्त किया। राधिका जी, लेकिन जो जैल सिंह थे वो तो लॉयलिस्ट थे ना इंदिरा जी के? इंदिरा के जरूर लॉयलिस्ट थे, लेकिन राजीव गांधी के साथ कुछ इश्यूज हो गए थे जिसके कारण एक सीरियस कॉन्फ्रंटेशन की। फिर आप देखें कि वाजपेयी जी के कार्यकाल में के.आर. नारायणन वो बहुत इंडिपेंडेंट माइंडेड राष्ट्रपति थे, और 2002 में जब गुजरात में वायलेंस हुआ, कम्युनल वायलेंस, तो उन्होंने तो इंटरवीन किया, हस्तक्षेप किया था के.आर. नारायणन जी ने, और काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्चर्स वगैरह पास किए थे। यहाँ जहाँ तक मोदी जी का सवाल है वो बहुत पावरफुल है, ऑलमोस्ट जितना जैसे राजीव गांधी टाइप का मैंडेट उन्होंने प्राप्त किया। तो मुझे लगता है उनको कोविंद जी जैसे ही कोई राष्ट्रपति सूट करेंगे, जो सवाल वगैरह कुछ नहीं पूछेंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जो प्राइम मिनिस्टर का जो मैंडेट है कॉन्स्टिट्यूशन में, बिल्कुल उसी पे इन लेटर एंड स्पिरिट जो फॉलो करते हैं वैसे वो प्रेसिडेंट सूट करते हैं। चूंकि 2024 का चुनाव भी आने वाला है और वो उन्हीं राष्ट्रपति के रहते हुए होगा जो अब चुने जाएंगे। कोविंद जब राष्ट्रपति बने थे तो कहा गया था कि एक दलित चेहरा सामने लाया गया है। क्या आपको लगता है कि इस राष्ट्रपति चुनाव में भी महिला, दलित या मुस्लिम पक्ष का कार्ड खेला जाएगा? आपने एक महत्वपूर्ण सेक्शन को छोड़ दिया, आदिवासी ट्राइबल सेक्शन को। अभी तक कोई आदिवासी प्रेसिडेंट नहीं बने, तो हो सकता है मोदी जी उसके और एक कदम लेके सबसे पहले आदिवासी प्रेसिडेंट बनाए। तो आपने तो गिने थे मुस्लिम, महिला, दलित, और रामनाथ कोविंद जी ऑलरेडी एक दलित हो चुके हैं। तो हो सकता है कि इस बार आदिवासी या महिला, मुस्लिम का तो खैर मुझे मालूम नहीं, माहौल में मुस्लिम राष्ट्रपति बनाएंगे या ना बनाएंगे, इस पे थोड़ा मेरे को डाउट लग रहा है। लेकिन जो भी होंगे एक सोशल मैसेज तो जरूर ही जाएगा, क्योंकि इसके बिना तो मोदी जी कोई काम नहीं करते हैं। कैसा राष्ट्रपति चाहती है बीजेपी, बता रही थी वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक राधिका रामासेशन। ये बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। इस कार्यक्रम को आप फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव सुन रहे हैं। कार्यक्रम में आगे सुनेंगे गुल्लक और पंचायत वेब सीरीज की अभिनेत्री सुनीता राजवर को, और साथ ही बात होगी भारत साउथ अफ्रीका मैच के तीसरे T20 मैच की। अंजुम, रुख कर लेते हैं सोशल मीडिया का, क्योंकि हमारे लिसनर्स अपना फीडबैक लगातार अपने कमेंट्स के जरिए देते रहते हैं और उनकी अलग अलग राय रहती है। जैसे तौहीद अहमद कह रहे हैं कि विपक्ष बहुत कमज़ोर है, इसलिए चुनौती का कोई सवाल ही नहीं है। असित कुमार सिंह कहते हैं यदि राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष एकजुट हो जाता है तो 2024 के आम चुनाव में इतिहास रच जाएगा। उनको ऐसी उम्मीद है कि अगर अब विपक्ष एकजुट हो गया तो 2024 के इलेक्शन में भी एकजुट हो सकता है और बीजेपी को कड़ी चुनौती दे सकता है। और इधर प्रदीप कह रहे हैं कि सबको एक साथ मिलकर विचार करना चाहिए, चाहे पक्ष हो या विपक्ष, की अगला राष्ट्रपति कौन होगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण पद है। बिल्कुल। कुलदीप सिंह जाखड़ लिखते हैं कि विपक्ष को विपक्ष के नाम पर आलोचना करनी है बस, और अग्निपथ के माध्यम से कुछ रोजगार तो मिलेगा। आप जान ही रहे हैं कि एक अग्निपथ योजना जिसके जिसके बारे में बताया गया है कि आर्मी में 4 साल के लिए आपकी भर्ती होगी, और उसको लेकर और विपक्ष उसकी आलोचना कर रहा है। हाँ, और उसको लेकर बहुत उसमें ये कह रहे हैं कि कुछ आर्थिक मदद तो मिलेगी। एक पक्ष ये कहता है कि भाई कम से कम रोजगार तो मिल रहा है, जबकि दूसरा कह रहा है कि 4 साल के लिए ही भर्ती होगी, सिर्फ 4 साल के लिए रोजगार है। और एक कमेंट दिनेश का है, वो बहुत जरूरी है। वो कह रहे हैं कि 2 दिन से प्रसारण में कुछ दिक्कत आ रही है, बीबीसी को इस बारे में बताना चाहिए। दिनेश, हम लोग लगातार कोशिश करते हैं कि आप तक जो प्रसारण है, जो ये ब्रॉडकास्ट है, वो बिना किसी बाधा के पहुंचे। इस
लेकिन कभी कभी परिस्थितियां जो हैं ना हमारे हाथ में होती हैं ना टेक्निकल पक्ष के हाथ में होती हैं, तो उस अगर आपको फिर भी इस तरह की दिक्कत का सामना हुआ तो उसके लिए बीबीसी की ओर से हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। बिल्कुल। बड़े ये बताइए शाहिद, वेब सीरीज वगैरह देखते हैं? बिल्कुल, वेब सीरीज का ही ज़माना है आजकल। सिनेमा हॉल में तो लोगों की वैसे भी कम आमद हो चुकी है, आप देखते हैं आंकड़े। गुल्लक वेब सीरीज आपने देखी? गुल्लक के कुछ एपिसोड्स देखे हैं, और मतलब आप अगर 90 के नॉस्टैल्जिया में जाएं तो वो उसको थोड़ा जीवंत करता है। जैसे हम देखते थे 90s में, चूंकि हम लोग 90s में बड़े हुए हैं, 90 के दशक में, तो जो मोहल्ले की जो आंटी होती थी, जो आपके पड़ोस में जो रहती थी, वो जिस तरीके से बात करती थी, या आपकी मम्मी और उनके बीच में जो संवाद होते थे, ठीक वही जो है गुल्लक में आया है। तो उसी की जो एक हैं बिट्टू की मम्मी, वो हैं सुनीता राजवर, उत्तराखंड की हल्द्वानी से आती हैं और एनएसडी से पास आउट हैं, और पंचायत में भी जो बनराकस की जो पत्नी बनी है वो सुनीता राजवर ही है। उनसे बीबीसी संवाददाता मधुपाल ने बात की, सुन लेते हैं। कल रात को हमारी गली से गन्ने से लदा एक ट्रक निकला। अन्नू की मम्मी हम लपक के चढ़ लिए गन्ने के एक ट्रक में, और 1 2 3 पूरे 13 गन्ने निकाले हैं हम, तब जाके ट्रक को जाने दिया है। कैसा लगता है जब लोग आके आपके काम की तारीफ करते हैं, कहते हैं कि क्या काम किया है? बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली एक आर्टिस्ट की जो मेहनत होती है वो तभी सफल होती है कि जब उसको पहचान मिलती है, और आम जनता, साथ में जो लोग काम करते हैं वो तो हाँ जो दोस्त होते हैं और डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स होते हैं वो लोग तो को एक्टर्स बोलते ही हैं, पर जब आम जनता कमेंट करते हैं आपकी पोस्ट पे कि आपका काम अच्छा लगा, तो वो मतलब बहुत बहुत सुखद अनुभव होता है। जी, ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में शुरुआत छोटे छोटे किरदारों से हुई, लेकिन उन किरदारों में अपनी जगह बनाए रखना और उससे एक होता है ना लोगों को दिखा पाना, वो उससे मेंटेन करना कितना मुश्किल था? जब मुझे कोई किरदार दिया जाता है तो ऑब्वियसली ये तो पता चलता है हमारा रोल छोटा है या बड़ा है, पर मैं उसे पूरी शिद्दत से करती हूँ और मैं इंजॉय करती हूँ। मुझे सच में आश्चर्य लगा था, मैं आपको बताती हूँ, जब हमने स्त्री करी थी, हर फिल्म पूरी बनने में बहुत टाइम लगता है, और मैंने तो बहुत छोटा सा रोल किया था। मेरे पास एक दिन एक मैसेज आया, मैंने पढ़ा तो वो श्रद्धा कपूर का मैसेज था कि मैम मैं श्रद्धा कपूर में हूँ और मैंने आपके संग स्त्री में काम किया है, मैंने फिल्म देखी और आपने कमाल काम किया है। तो मैं इतनी खुश हुई ना, मैंने कहा अरे वाह, इसने मतलब ये तो हीरोइन है, इसने मेरे पूरी फिल्म में है, मेरा कौन सा, मुझे ऐसा लगा मेरा कौन सा, पता नहीं मेरा कितना काम इसमें फिल्म में है। मैं सच में हम बहुत एक्साइटेड हो गए थे। वो शायद वो एक जो ऑनेस्टी है ना, वो शायद कहीं अपनी छाप छोड़ जाती है, वो काम कर जाती है, और शायद नसीब भी अच्छा है कि लोगों को जो करती हूँ वो पसंद भी आ जाता है। जो स्ट्रगल हो रहा होता है उसमें हम कई बार परेशान भी हो जाते हैं, तो क्या कुछ था जब आप उस स्ट्रगल से गुजर रही थी? मेरे को काम बहुत जल्दी जल्दी मिलने लगा, और जब फिर काम नहीं मिलता था तो मैंने क्या किया कि एक फिल्म करी थी मैंने, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, तो उसमें वो पहली फिल्म थी? वो मेरी पहली फिल्म थी। मेरे ख्याल से मैंने 8-9 साल जो टीवी में काम किया, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेड के रोल मिले। तो फिर थक कर मैंने क्या किया कि वो एक्टिंग ही छोड़ दी। मैंने कहा मैं एक्टिंग नहीं करूँगी। जब मैंने ब्रेक लिया तो फिर मुझे दोबारा से टीवी में जो है ऑफ़र आने लगे काम के। फिर मुझे चाची के, मौसी के, बुआ के, माँ के, सास के ऐसे रोल मिलने लगे। तो वहाँ से फिर मेरा जो है आप ये समझ सकते हैं कि सेकंड इनिंग शुरू हो गया। थोड़ा बहुत हुनर था वो लोगों को फिर ज़्यादा नज़र आने लगा, लोग प्रशंसा करने लगे, और फिर अचानक एक दिन मेरे पास गुल्लक आ गया जी। और गुल्लक आने के बाद जो है फिर मेरी बहुत लाइफ चेंज हो गई है। गुल्लक में बिट्टू की मम्मी का जो किरदार है वो जानना चाहूंगी मैं, वो इतनी खूबसूरती से आप उसे जीती हैं, जब तो क्या कभी आप ऐसे पड़ोसी से मिली हैं? हाँ, हमारे पड़ोस में एक आंटी थी, वो इसी तरह की थी, और सबसे अच्छी बात ये थी कि वो बहुत निश्चल थी। उनके मन में ऐसे कोई भाव नहीं था या वो किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी, पर वो इतनी ज़्यादा सरल थी ना कि उनको समझ में नहीं आता था कि वो कब किसी के मतलब घुस रही हैं निजी मामलों में और कब उन्हें बैकआउट होना चाहिए। तो वो अपनी धुन में रहती थी। तो जब इन लोगों ने मुझे गुल्लक का ये कैरेक्टर बिट्टू की मम्मी समझाया था तो मेरे अपने आप ही जहन में उनका ख्याल आया। क्या कभी कुछ ग्लैमर किरदार निभाने का मन करता है आपको या ऑफ? नहीं, एक्चुअली वो मेरा व्यक्तित्व भी नहीं है। देखिए, मैं जैसे शुरू से बोल रही हूँ, मैं एक छोटे से कस्बे से हूँ और मैं तो अर्ली 70s लेट 60s की पैदाइश हूँ, तो ग्लैमर का एज सच कभी कोई वो रहा नहीं मुझे। ये थी सुनीता राजवर। आपने इनको गुल्लक पंचायत जैसी वेब सीरीज में देखा है। और अब बात खेल की दुनिया की।
अंजुम, कल खेले गए तीसरे T20 मैच में इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराकर सीरीज में रोमांच को जिंदा रखा है। तो फाइनली भारत 2 मैच हारने के बाद तीसरा जीती और अपने आप को सीरीज में बनाए रखा। अगर कल जीत गई होती साउथ अफ्रीका तो फिर खेल खत्म था और सीरीज। और दूसरी बात ये कि जब आप अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हो तो तब हारना जो है बड़ा दुखदाई होता है। तो लगातार 2 मैचों के बाद जो मुझे लगता है कि उसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय टीम ने एक शानदार जीत दर्ज की है। मामूली नहीं बल्कि 48 रनों के अंतर से हरा है अंजुम। बड़ा अंतर है और युजवेंद्र चहल की गेंदबाजी ने मतलब एकदम मजा आ गया। बिल्कुल, युजवेंद्र ने जो है 3 विकेट लिए हैं और केवल 20 रन खर्चे और 4 के 4 ओवर डाले। और आप ये देखिए कि क्या कहते हैं, हर्षल पटेल ने 4 विकेट लिए और लेकिन मैन ऑफ द मैच बने युजवेंद्र चहल, क्योंकि उन्होंने बहुत कम रन दिए थे और 4 ओवर डाले थे। उसके अलावा जो अगर शुरुआत से मैच की बात करें तो साउथ अफ्रीका के कप्तान हैं टेम्बा बबूवा, तो उसने कल लगातार तीसरी बार उन्होंने टॉस जीता और उन्होंने फिर जो है भारतीय टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। शायद मुझे ना ये नाम सुन के मजा आ जाता है उनका। बिल्कुल, विशाखापट्टनम में मैच हो रहा था और इंडियन टीम ने 5 विकेट खोकर 179 रन बनाए थे और साउथ अफ्रीका की टीम जो थी वो केवल 131 रनों पे ऑल आउट हो गई। 20वें ओवर की पहली गेंद पे ही ऑल आउट हो गई। बड़ा दिलचस्प मैच चला और इसमें बहुत सारी चीजें ये दिलचस्पी थी अंजुम के जो ऋतुराज गायकवाड़ थे, जिनके बारे में पिछली दोनों मैचों से ये आलोचना हो रही थी कि नहीं चल रहे हैं। उन्होंने कल 57 रन मार दिए और 35 गेंदों में 57 मारे और 2 छक्के 1-7 चौके मारे। इसके अलावा ईशान किशन ने 54 रन बनाए। चलिए अब चूंकि अब T20 की बात चल रही है तो आपको बता दूं कि ICC ने एक नई रैंकिंग जारी कर दी है T20 की। और बैटिंग की रैंकिंग अगर रैंकिंग देखें शाहिद, तो बाबर आजम नंबर 1 पर हैं इस टाइम। उनके बाद मोहम्मद रिजवान नंबर 2 पर हैं। तो रैंकिंग में सुधार हुआ है। बाबर आजम गजब का खेल रहे हैं इस समय जी। इसके अलावा उमरान मलिक को लेके अंजुम बहुत दिलचस्पी है लोगों में। कल भी सोशल मीडिया पे काफ़ी बज़ था कि उमरान मलिक को जगह नहीं मिल रही है, क्योंकि उन्होंने IPL में जिस तरीके का प्रदर्शन किया था, उन्होंने बहुत शानदार तरीके से मतलब इतनी तेज़ी से रफ्तार से गेंदें फेंकी हैं कि लोगों को दिलचस्पी होती है कि वो कब इंटरनेशनल मैच में गेंद फेंकते हुए दिखाई देंगे। तो अब पता नहीं है कि अगले मैच में उनको जगह मिले या ना मिले, क्योंकि जब आप पिछला मैच जीते होते हैं तो अमूमन टीम में कम चेंजेस होते हैं और देखते हैं कोच राहुल द्रविड़ क्या करते हैं। और अब चूंकि खेल की बात हो रही है तो बहुत जरूरी खेल की खबर लेना ये जरूरी है कि गोल्ड मेडल टोक्यो ओलंपिक में जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने शाहिद जेवलिन थ्रो में अपना ही नेशनल रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया है। जी, बहुत दिलचस्प खेल था। पावो नुर्मी गेम्स कहते हैं इसे, जो मेनली क्या कहते हैं एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर है, उसका एक गोल्ड इवेंट होता है। उसमें 89.30 मीटर का थ्रो किया और सिल्वर मेडल जीता। और टोक्यो ओलंपिक में अंजुम उन्होंने 87.58 मीटर का गोल थ्रो फेंका था, माफ कीजिए थ्रो फेंका था जेवलिन, क्योंकि गोल याद आ जाता है। तो वो एक अपने आप में रिकॉर्ड था और इन्होंने अपना रिकॉर्ड तोड़ा है। और ये डायमंड लीग के बाद जो है सबसे बड़ी ट्रैक एंड फील्ड की प्रतियोगिता होती है अंजुम। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। शाहिद, अब खेल के बाद जरा चलते चलते थोड़ा सा सुरों की बात कर लेते हैं। बिल्कुल। शायद सुरैया का नाम सुना है? बिल्कुल, क्यों नहीं सुनेंगे। 1936 से 63 के बीच एक्टिव थी और गाती थी, हरफन मौला गाती भी थी, अभिनेत्री भी थी। बिल्कुल। देवानंद के साथ उनके कुछ नजदीकी किस्से सबने सुने हैं। प्राण नेविल हैं, एक सांस्कृतिक विषयों पर काफी गहरी पकड़ रखते थे प्राण नेविल। सुरैया पर बात करते हुए उन्होंने BBC से कुछ कहा था। ये 1954 में बहुत एक्ट्रेस और भी चाहती थी कि मिर्ज़ा गालिब में उनको रोल मिले, लेकिन सुरा मोदी ने बनाई थी। उन्होंने इसको चुना बिकॉज दे वांटेड कि सिंगर एक्टर होनी चाहिए कि मिर्ज़ा गालिब की चीज़ें जो गाएं। और मिर्ज़ा गालिब में मैं कहूँगा वन ऑफ हर ग्रेटेस्ट फिल्म्स मिर्ज़ा गालिब थी। दैट वाज ए कम बैक फॉर हर, क्योंकि उस 54 तक ये काफ़ी मार्केट में वो चीज़ पुरानी नहीं रही थी। लेकिन मिर्ज़ा गालिब में जो इन्होंने चीज़ें गाई हैं, दिले नादान तुझे हुआ क्या है और आग को चाहिए एक उम्र असर होने तक, ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, ये बहुत ही, एक तो गुलाम मोहम्मद ने म्यूज़िक बहुत अच्छा दिया, दूसरा इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही उम्दा थी। उस फिल्म में अवार्ड मिला और उस फिल्म में पंडित नेहरू बैठे हुए थे और ये उनके साथ बैठी हुई थी। तो पंडित जी ने इनको कहा
कि तुम तो गालिब की रूह को जान दे दी है। ये रिकॉर्डेड है, ये चीज पंडित जी ने कही थी इसको। दिल नादां तुझे हुआ क्या है, दिल नादां तुझे हुआ क्या है। आखिर सुरैया अभिनेत्री और गायिका। अंजुम बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा सुन के। अब चलते हैं दिल नादां को पीछे छोड़ते हुए। दिन भर पूरा दिन पूरी खबर में आज इतना ही। इस पॉडकास्ट के एडिटर थे रेहान फजल और स्टूडियो का तकनीकी मामला था राजेश चौहान के हाथों में। कल शाम 7:30 बजे फिर मुलाकात होगी। मुझे और अंजुम शर्मा को दे इजाजत। नमस्कार।